चंद्रशेखर आज़ाद रावण फिर से दिखे अपने नए अंदाज में। चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने सीधे दागे ऐसे सवाल जिन्हें सुनकर सब चौंक उठे। सभापति भी चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ करने लगे। चंद्रशेखर आज़ाद रावण संसद में फिर से हो गए फायर। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप चंद्रशेखर आज़ाद के फैन हो तो चंद्रशेखर आज़ाद भाई के नाम का एक कमेंट जरूर करें। साथियों, आज संसद के इतिहास में वो दिन लिखा जाएगा जब एक युवा नेता ने सत्ता के सबसे बड़े चेहरों को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज़ादी के बाद संसद में बहुत सवाल पूछे गए, लेकिन आज जो सवाल गूंजे उन्होंने हर किसी को हिलाकर रख दिया। जब चंद्रशेखर आज़ाद रावण खड़े हुए तो संसद की सांसें थम सी गईं। भाजपा की सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तक किसी ने नहीं सोचा था कि उनसे इस अंदाज में सवाल होंगे। चंद्रशेखर की आवाज में सिर्फ सवाल नहीं थे, उसमें करोड़ों बहुजन समाज की पीड़ा भी थी। उनकी आंखों में आक्रोश था और शब्दों में आग थी। जैसे ही उन्होंने पहला सवाल पूछा, पूरा सदन सन्नाटे में डूब गया। जो लोग हमेशा सत्ता की ताकत पर इतराते थे, आज जवाब देने के लिए बेकरार दिखे। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आप सभी साथियों से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखोगे और एक जय भीम कमेंट में जरूर लिखना। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपने उसे प्यारे से जिले और राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहां तक पहुंच पा रही है। प्रधानमंत्री की तरफ जब सवाल गया तो चेहरा गंभीर हो गया। गृहमंत्री से सवाल हुआ तो पूरा माहौल बदल गया। मुख्यमंत्री की ओर सवाल तीर की तरह छोड़ा गया और विपक्ष की बेंच से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। सभापति खुद मुस्कुराने लगे और बोले, ये है असली जनप्रतिनिधि। तालियों की आवाज इतनी तेज थी कि सत्ता पक्ष भी चुप बैठा रह गया। आजाद के सवालों ने साबित कर दिया कि संसद सिर्फ सत्ता की जागीर नहीं है, बल्कि जनता की आवाज का मंदिर है। जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उन्हें इस तरह घेर लेगा, वो भी अवाक रह गए। दलित समाज की पीड़ा पहली बार संसद के भीतर इतनी ताकत से गूंजी। हर शब्द में इतिहास की चोट थी और हर सवाल में भविष्य की दिशा। चंद्रशेखर ने दिखा दिया कि संसद की असली ताकत जनता से आती है। जब बहुजन का बेटा खड़ा होता है तो सत्ता भी जवाब देने पर मजबूर हो जाती है। आज का ये दिन आने वाली पीढ़ियों को हमेशा याद रहेगा। संसद का माहौल हमेशा गंभीर रहता है, लेकिन उस दिन नज़ारा बिल्कुल अलग था। सत्ता पक्ष की बेंचों पर बैठे नेता सोच भी नहीं पा रहे थे कि सामने से आने वाला तूफान कौन सा चेहरा लेकर आएगा। और जैसे ही स्पीकर ने नाम पुकारा, चंद्रशेखर आज़ाद रावण, पूरा सदन एक पल के लिए चुप हो गया। भीम आर्मी का वो नौजवान चेहरा जो सड़क से संसद तक आया है, जिसकी आवाज़ लाखों दलित, बहुजन और वंचित समाज की आवाज़ है, आज उसी आवाज़ ने सत्ता के सबसे बड़े चेहरों को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। चंद्रशेखर खड़े हुए तो उनकी आंखों में आग थी, उनके शब्दों में ठहराव था, लेकिन हर सवाल में तूफान छिपा था। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी, आप बार बार विकास की बात करते हैं, लेकिन जरा संसद को बताइए, ये विकास किन के लिए है? जब दलित बच्चों के स्कूल ढह रहे हैं, जब बहुजन समाज के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, जब दलित बेटियों की सुरक्षा खतरे में है, तो ये विकास आखिर किसके घर तक पहुंचा है? पूरा सदन शांत था। विपक्ष की बेंच से तालियां बज रही थीं। सत्ता पक्ष के चेहरे गंभीर हो गए। ये सवाल सीधा था और कटघरे में प्रधानमंत्री खड़े थे। इसके बाद चंद्रशेखर ने दूसरा तीर छोड़ा। उन्होंने गृह मंत्री से कहा, आप कानून और व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन देश के गांव-गांव में दलितों पर हो रहे अत्याचार क्यों नहीं रुक रहे? क्यों हर दिन अखबारों में खबर आती है कि किसी बहुजन को उसकी जाति की वजह से मारा गया? क्यों हर महीने कोई ना कोई बहन बेटी अपमानित होती है? क्या गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता की रक्षा करना है या जनता की सुरक्षा करना भी है? पूरा सदन हक्का बक्का था। गृह मंत्री की ओर देखते ही सत्ता पक्ष की बेंच पर सन्नाटा छा गया। विपक्ष ने एक साथ डेस्क थपथपाना शुरू किया। और फिर तीसरा सवाल था मुख्यमंत्री से। चंद्रशेखर ने कहा, मुख्यमंत्री जी, आप धर्म और संस्कृति की बात करते हैं। आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उत्तर प्रदेश की धरती पर आज भी दलित बच्चों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। आज भी बहुजन समाज के युवाओं को सिर्फ उनकी जाति की वजह से अपमान सहना पड़ता है। क्या यही है सबका साथ सबका विकास? इतना कहना था कि पूरा सदन गूंज उठा। विपक्ष की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट थी। सत्ता पक्ष बेंचों पर चुप्पी थी। सभापति भी मुस्कुराने लगे और बोले, चंद्रशेखर जी, आपने ऐसे सवाल रखे हैं जो हर भारतीय के दिल में गूंजते हैं। संसद के भीतर तालियां बज रही थीं, लेकिन बाहर देश भर के दलित और बहुजन समाज के दिल धड़क रहे थे। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि उनकी आवाज़ संसद के भीतर इतनी ताकत से पहुंची है। चंद्रशेखर ने रुक रुक कर सवाल पूछे। हर सवाल में पीड़ा थी और हर सवाल में क्रांति। उन्होंने कहा, हम वोट देने के लिए बराबर हैं, तो हक मांगने के लिए क्यों नहीं बराबर? अगर दलित का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बनना चाहता है, तो उसके सपनों के रास्ते में जातिवाद की दीवार क्यों खड़ी की जाती है? सभा में बैठे सांसद चुप थे, लेकिन उनके चेहरे बता रहे थे कि सवाल दिल पर लगे हैं। सत्ता पक्ष ने चाहा कि बीच में टोका जाए, लेकिन माहौल इतना भारी था कि कोई खड़ा नहीं हो सका। सभा के बाहर खड़े पत्रकार कह रहे थे, आज संसद में तूफान आया है, और ये तूफान किसी बड़े परिवार से नहीं,
किसी बड़े राजनीतिक घराने से नहीं, बल्कि उस समाज से आया है जिसे हमेशा दबाने की कोशिश हुई। चंद्रशेखर ने संसद में खड़े होकर कहा, मैं यहाँ किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी कुर्सी के लिए नहीं, सिर्फ उन करोड़ों बहुजन समाज के लिए खड़ा हूँ जो अब भी न्याय की उम्मीद में जी रहे हैं। तालियां फिर गूंज उठीं। सभापति ने कहा, चंद्रशेखर जी, संसद को आपकी आवाज की जरूरत थी। आपने जो सवाल उठाए हैं वे सिर्फ राजनीति नहीं, समाज के सवाल हैं। संसद का माहौल गूंज रहा था। हर कोई देख रहा था कि एक नौजवान नेता ने कैसे सत्ता की सबसे मजबूत दीवारों में दरार डाल दी है। ये कोई साधारण क्षण नहीं था, ये वो क्षण था जब दलित समाज की आवाज पहली बार इतनी ताकत से सत्ता की आंखों में आंखें डाल रही थी। चंद्रशेखर ने कहा, प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं कि देश बदल रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि किसका देश बदल रहा है? क्या उस किसान का देश बदल रहा है जो खेत में पसीना बहाकर भी आत्महत्या करने को मजबूर है? क्या उस दलित नौजवान का देश बदल रहा है जो लाख कोशिशों के बावजूद इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाता? क्या उस बहन का देश बदल रहा है जिसकी इज्जत सरेआम लूटी जाती है और थाने में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती? ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं थे, ये उन करोड़ों टूटे हुए सपनों का हिसाब था जो हर रोज दम तोड़ते हैं। विपक्ष की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट फिर तेज हुई। सत्ता पक्ष के नेता एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे मानो जवाब किसके पास है। चंद्रशेखर ने गृह मंत्री से आगे कहा, आप कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन क्या संसद को बता सकते हैं कि क्यों जब दलितों के खिलाफ अपराध होते हैं तो जांच सालों तक लटकी रहती है? क्यों जब दलित बस्तियों में आग लगाई जाती है तो सरकार की आंखों पर पट्टी बंध जाती है? क्या कानून सिर्फ ताकतवरों की सुरक्षा के लिए है या कमजोरों के लिए भी कोई जगह बची है? उनकी आवाज कांपी नहीं, बल्कि और मजबूत हो गई। उन्होंने कहा, आपकी पुलिस दलितों की एफआईआर तक दर्ज नहीं करती, आपकी अदालतों में सालों तक सुनवाई नहीं होती, लेकिन जब सत्ता पर सवाल उठता है तो अगले ही दिन केस दर्ज हो जाता है। क्या यही है न्याय? सभा में बैठे लोग ये सुनकर हिल गए। विपक्षी सांसदों ने मेजें थपथपाईं। सभापति ने भी सिर झुकाकर गंभीरता जताई। फिर चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री की ओर देखा। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी, आप गोरखपुर की गद्दी से यूपी पर राज करते हैं। आप कहते हैं कि सबको बराबरी का हक मिला है, लेकिन क्यों आज भी गांवों में दलितों को शादी में घोड़ी पर बैठने से रोका जाता है? क्यों पंचायत भवन में दलित प्रधान को कुर्सी तक नहीं दी जाती? क्यों दलित छात्रों के लिए बने हॉस्टल बदहाल पड़े हैं? अगर यही है सबका विकास, तो ये विकास किस किताब में लिखा है? सभा में एकदम शांति छा गई। सत्ता पक्ष की ओर से कोई भी खड़ा होकर विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाया। विपक्ष की ओर से जोरदार तालियां गूंजने लगीं। चंद्रशेखर ने कहा, मैं यहाँ किसी कुर्सी के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इस सवाल के साथ खड़ा हूँ कि आखिर दलित, बहुजन और पिछड़ा समाज कब तक सिर्फ वोट देने की मशीन बनकर रहेगा? हमें बराबरी चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें सम्मान चाहिए। ये कहते ही उन्होंने बाबा साहब का नाम लिया। बोले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा ताकि हर किसी को बराबरी मिले, लेकिन 70 साल बाद भी दलित समाज को बराबरी क्यों नहीं मिली? संविधान की आत्मा को कुचलकर राजनीति का खेल कब तक खेला जाएगा? सभा में फिर से तालियां गूंज उठीं। विपक्ष खड़ा होकर चिल्लाने लगा, जय भीम, जय भीम। सत्ता पक्ष की बेंचें चुपचाप बैठी रहीं। सभापति ने कहा, चंद्रशेखर जी, आपने ऐसे सवाल रखे हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। आपकी आवाज संसद की आवाज है और इसे पूरे देश को सुनना चाहिए। उस पल संसद में सिर्फ एक युवा नेता नहीं, बल्कि पूरा बहुजन समाज खड़ा था। हर सवाल में सदियों का दर्द था, हर शब्द में क्रांति का संदेश। दोस्तों, आज जो भी बहुजन समाज के लोग अपने अधिकारों की बात कर पा रहे हैं, संसद तक अपनी आवाज उठा पा रहे हैं, सड़क पर संघर्ष कर पा रहे हैं, ये सब हमारे महान नेताओं की ही देन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कांशीराम साहब और आज के दौर में चंद्रशेखर आजाद रावण, इन सभी ने हमें सिखाया कि अगर अन्याय होता है तो चुप बैठना सबसे बड़ा अपराध है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने बहुजन समाज को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि अब डरने का वक्त नहीं है, अब चुप रहने का वक्त नहीं है, अब अपनी आवाज बुलंद करने का वक्त है। उन्होंने बहुजन समाज को सिखाया कि जब तक हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित रहेंगे, जब तक बहुजन समाज बेरोजगार रहेगा, जब तक जाति के नाम पर अत्याचार होगा, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने भी सत्ता में आकर ये दिखा दिया कि अगर बहुजन समाज एकजुट हो जाए तो इतिहास लिखा जा सकता है। मायावती ने बाबा साहब के सपनों को सत्ता के माध्यम से जमीन पर उतारने का काम किया। वहीं भीम आर्मी ने सड़क पर संघर्ष का रास्ता अपनाया और आज पूरा देश चंद्रशेखर आजाद रावण के नाम को जानता है। ये सब हमें एक ही संदेश देते हैं, अगर बहुजन समाज जाग जाएगा, अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएंगे तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। इसलिए आज का संदेश साफ है, अपने बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें बाबा साहब और हमारे महापुरुषों की कहानियां सुनाओ और हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। दोस्तों, आज बहुजन समाज के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम फिर से वही ताकत बन पाएंगे जो बाबा साहब ने हमें बनाने का सपना देखा था? क्या हम फिर से वही एकजुटता दिखा पाएंगे जो कांशीराम साहब के दौर में दिखी थी? आज चंद्रशेखर आजाद रावण हमें बार बार याद दिलाते हैं
कि ये लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये लड़ाई इज्जत की है, हक की है और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की है। भीम आर्मी का हर कार्यकर्ता ये संकल्प लेकर मैदान में उतरता है कि जब तक बहुजन समाज को बराबरी का हक नहीं मिलेगा, जब तक हमारे बच्चे सुरक्षित और शिक्षित नहीं होंगे, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। मायावती जी का पूरा जीवन भी यही बताता है कि सत्ता भी हथियार है और संघर्ष भी। अगर सत्ता हाथ में हो और संघर्ष की चिंगारी दिल में हो तो कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि जातिवादी ताकतें चाहती हैं कि बहुजन समाज बिखरा रहे, आपस में लड़ता रहे ताकि वे राज करते रहें। लेकिन इतिहास गवाह है, जब बहुजन एकजुट होता है तो दिल्ली की गद्दी तक हिल जाती है। साथियों, अपने हक की आवाज उठाओ, बहुजन एकजुटता को मजबूत करो। बाबा साहब कांशीराम और चंद्रशेखर रावण के सपनों को जिंदा रखो, क्योंकि जिस दिन बहुजन समाज ने ठान लिया, उस दिन भारत का इतिहास बदल जाएगा। दोस्तों, संसद के भीतर चंद्रशेखर आजाद रावण की आवाज सिर्फ सवाल नहीं थी, वो एक गड़गड़ाहट थी, एक ऐसी गूंज जिसने सत्ता में बैठे लोगों को आईना दिखा दिया। जब उन्होंने मोदी, शाह और योगी से सवाल पूछे तो वो सवाल सिर्फ बहुजन समाज के लिए नहीं थे, वो सवाल इस देश के लोकतंत्र की जड़ों को झकझोर रहे थे। सभापति तक बोल उठे, चंद्रशेखर, आपने बहुत सटीक सवाल उठाए हैं। सोचिए, सत्ता की चौखट पर खड़े होकर अगर एक बहुजन नेता की आवाज सभापति तक को हिला देती है तो इसका मतलब साफ है कि अब बहुजन समाज की ताकत को दबाना आसान नहीं है। भीम आर्मी का ये संघर्ष अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, ये संसद तक पहुंच चुका है। और जब संसद में बहुजन की आवाज गूंजेगी तो सत्ता के गलियारों में डर पैदा होगा। मायावती का संघर्ष और चंद्रशेखर रावण की जुझारू सोच, अगर बहुजन समाज ने इसे जोड़ लिया तो सत्ता की पूरी तस्वीर बदल सकती है। यही वजह है कि लोग कहते हैं बहुजन एकजुट हो जाए तो दिल्ली की गद्दी पर सिर्फ बहुजन का हक होगा। आज सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम एकजुट हैं? क्या हम बाबा साहब की दी हुई सीख को समझकर अपनी ताकत पहचान रहे हैं? याद रखो, सत्ता का सिंहासन किसी जातिवादी ताकत की जागीर नहीं है, वो जनता का है और जनता में सबसे बड़ा हिस्सा बहुजन समाज का है। अब वक्त है आवाज उठाने का, वक्त है संगठित होने का, वक्त है इस देश को दिखाने का कि बहुजन जब खड़ा होता है तो पूरी व्यवस्था झुक जाती है। दोस्तों, आज हम उस क्षण की बात करेंगे जब एक युवा नेता ने न केवल संसद के भीतर बहुजन समाज की आवाज उठाई, बल्कि पूरे देश को यह दिखा दिया कि सत्ता चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, जब जनता की पीड़ा सामने आती है तो उसकी ताकत अजेय होती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर आजाद रावण की। आजाद का नाम सुनते ही हर बहुजन समाज का दिल धड़क उठता है। ये नाम केवल एक नेता का नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की पीड़ा, संघर्ष और उम्मीद का प्रतीक है जिन्हें वर्षों से न्याय नहीं मिला। आज का दिन उसी प्रतीक ने संसद में साबित कर दिया कि बहुजन समाज की आवाज को दबाना अब असंभव है। जब चंद्रशेखर ने संसद में कदम रखा तो वहां की दीवारों और कुर्सियों पर बैठी सत्ता भी महसूस कर गई कि आज कुछ अलग होने वाला है। सिर्फ सवाल नहीं, आज उनके शब्दों में क्रांति का संदेश, पीड़ा की गूंज और न्याय की आवाज थी। उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से जो सवाल किए वे सिर्फ सवाल नहीं थे, वे उन अनकहे दर्दों की व्याख्या थे जो दशकों से बहुजन समाज सहता आया है। प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर चंद्रशेखर ने कहा, आप बार बार विकास की बात करते हैं, लेकिन बताइए ये विकास किसके लिए है? क्या विकास उन बच्चों के लिए है जिनके स्कूल ढह रहे हैं, उन युवाओं के लिए है जो अपनी मेहनत के बावजूद रोजगार नहीं पा रहे, उन बहनों के लिए है जिनकी सुरक्षा खतरे में है? पूरा सदन चुप हो गया। विपक्ष की बेंच से हल्की हल्की तालियां गूंज उठी। सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरे गंभीर हो गए। उन्होंने महसूस किया कि ये सवाल केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे बहुजन समाज के दिल की आवाज है। गृह मंत्री की ओर देखते हुए उन्होंने सवाल किया, आप कानून और व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि देश के गांवों में दलितों पर होने वाले अत्याचार क्यों नहीं रुकते? क्यों हर महीने अखबारों में खबरें आती हैं कि किसी बहुजन को उसकी जाति की वजह से अपमानित किया गया या मार दिया गया? इस सवाल ने पूरे सदन को हिला दिया। गृहमंत्री की बेंच पर बैठे लोग जवाब देने के लिए असहज दिखे। विपक्ष ने तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल को और भी जीवंत बना दिया। फिर चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री की ओर देखा और कहा, मुख्यमंत्री जी, आप धर्म और संस्कृति की बातें करते हैं, आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, लेकिन उत्तर प्रदेश की धरती पर आज भी दलित बच्चों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। आज भी बहुजन समाज के युवा जातिवाद और भेदभाव का शिकार होते हैं। क्या यही सबका विकास है? इतना कहते ही पूरे सदन में शांति छा गई। सत्ता पक्ष की बेंच पर कोई भी विरोध नहीं कर सका। विपक्षी सदस्य तालियों से समर्थन कर रहे थे। सभापति ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ये असली जनप्रतिनिधि हैं, उनकी आवाज हर भारतीय के दिल में गूंजती है। दोस्तों, इस दिन संसद सिर्फ कानून और व्यवस्था का घर नहीं रहा, ये वो जगह बन गई जहां दलित, बहुजन और वंचित समाज की आवाज ने सत्ता की दीवारों को हिला दिया। चंद्रशेखर के हर सवाल में पीड़ा थी, हर शब्द में क्रांति का संदेश था। उन्होंने कहा, हम वोट देने के लिए बराबर हैं, तो हक मांगने के लिए क्यों बराबर नहीं? अगर एक दलित बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बनना चाहता है
तो उसके रास्ते में जातिवाद की दीवार क्यों खड़ी की जाती है? संसद में बैठे सांसद चुप थे, लेकिन उनके चेहरे बता रहे थे कि सवालों का प्रभाव गहरा है। सत्ता पक्ष ने बीच में टोका, लेकिन माहौल इतना भारी था कि कोई आगे नहीं बढ़ सका। सभा के बाहर पत्रकार कह रहे थे, आज संसद में तूफान आया है। ये तूफान किसी बड़े परिवार या राजनीतिक घराने से नहीं, बल्कि उस समाज से आया है जिसे हमेशा दबाने की कोशिश हुई। चंद्रशेखर ने आगे कहा, मैं यहाँ किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी कुर्सी के लिए नहीं, सिर्फ उन करोड़ों बहुजन समाज के लिए खड़ा हूँ जो न्याय की उम्मीद में जी रहे हैं। उनकी आवाज में न केवल सवाल थे, बल्कि संघर्ष की लहरें, पीड़ा की गूंज और न्याय की पुकार थी। तालियां फिर से गूंज उठी। सभापति ने सिर झुकाकर गंभीरता दिखाई और कहा, चंद्रशेखर जी, संसद को आपकी आवाज की जरूरत थी। चंद्रशेखर ने संसद में कहा, प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं कि देश बदल रहा है, लेकिन किसका देश बदल रहा है? क्या उस किसान का जो खेत में पसीना बहाता है लेकिन आत्महत्या करने को मजबूर है? क्या उस दलित नौजवान का जो लाख कोशिशों के बावजूद इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाता? क्या उस बहन का जिसकी इज्जत लूटी जाती है और थाने में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती? सवाल केवल सवाल नहीं थे, ये उन करोड़ों टूटे हुए सपनों का हिसाब था। विपक्ष की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट तेज हुई। सत्ता पक्ष के नेता एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे कोई जवाब नहीं है। चंद्रशेखर ने गृह मंत्री से आगे कहा, आप कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन बताइए, क्यों जब दलितों के खिलाफ अपराध होते हैं तो जांच सालों तक लंबित रहती है? क्यों जब दलित बस्तियों में आग लगती है सरकार की आंखों पर पट्टी बंध जाती है? क्या कानून केवल ताकतवरों के लिए है या कमजोरों के लिए भी कोई जगह है? उनकी आवाज कांपी नहीं, बल्कि और मजबूत हो गई। उन्होंने कहा, आपकी पुलिस दलितों की एफआईआर तक दर्ज नहीं करती, अदालतों में सुनवाई लंबित रहती है, लेकिन जब सत्ता पर सवाल उठता है तो केस तुरंत दर्ज हो जाता है। क्या यही है न्याय? सभा में बैठे लोग हिल गए। विपक्षी सांसदों ने मेजें थपथपाईं। सभापति ने सिर झुकाकर गंभीरता दिखाई। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर देखा। मुख्यमंत्री जी, आप उत्तर प्रदेश की गद्दी से राज करते हैं। आप कहते हैं कि सबको बराबरी का हक मिला, लेकिन क्यों आज भी गांव में दलित को शादी में घोड़ी पर बैठने से रोका जाता है? पंचायत भवन में दलित प्रधान को कुर्सी तक नहीं दी जाती। छात्रों के हॉस्टल बदहाल हैं। अगर यही सबका विकास है तो ये विकास किस किताब में लिखा है? सभा में एकदम शांति छा गई। सत्ता पक्ष ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। विपक्ष से जोरदार तालियां गूंज उठीं। चंद्रशेखर ने कहा, मैं यहाँ किसी कुर्सी के लिए नहीं आया, मैं सवाल के साथ खड़ा हूँ। आखिर दलित, बहुजन और पिछड़ा समाज कब तक वोट देने की मशीन बनेगा? हमें बराबरी चाहिए, न्याय चाहिए, सम्मान चाहिए। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा ताकि हर किसी को बराबरी मिले, लेकिन 70 साल बाद भी दलित समाज को बराबरी क्यों नहीं मिली? संविधान की आत्मा को कुचलकर राजनीति का खेल कब तक खेला जाएगा? सभा में फिर से तालियां गूंजी। विपक्ष खड़ा होकर चिल्लाया, जय भीम, जय भीम। सत्ता पक्ष की बेंचें चुप रहीं। सभापति ने कहा, चंद्रशेखर जी, आपने ऐसे सवाल उठाए हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। आपकी आवाज संसद की आवाज है और इसे पूरे देश को सुनना चाहिए। उस पल संसद में केवल एक नेता नहीं, पूरा बहुजन समाज खड़ा था। हर सवाल में सदियों का दर्द था, हर शब्द में क्रांति का संदेश। दोस्तों, आज जो बहुजन समाज अपने अधिकारों की बात कर सकता है, संसद तक अपनी आवाज पहुंचा सकता है, सड़क पर संघर्ष कर सकता है, ये सब हमारे महान नेताओं की देन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कांशीराम और चंद्रशेखर आजाद रावण। उन्होंने हमें सिखाया कि अन्याय को देखकर चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने बहुजन समाज को नई दिशा दी। उन्होंने कहा, अब डरने का समय नहीं है, अब चुप रहने का समय नहीं है। जब तक हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, जाति के नाम पर अत्याचार होगा, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। मायावती जी का जीवन भी यही सिखाता है कि सत्ता और संघर्ष दोनों ही हथियार हैं। अगर सत्ता हाथ में हो और संघर्ष की चिंगारी दिल में हो तो कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। जातिवादी ताकतें चाहती हैं कि बहुजन समाज बिखरा रहे, आपस में लड़ता रहे ताकि वे राज कर सकें। लेकिन इतिहास बताता है, जब बहुजन एकजुट होता है तो दिल्ली की गद्दी तक हिल जाती है। संदेश साफ है, अपने हक की आवाज उठाओ, बहुजन एकजुटता को मजबूत करो, बाबा साहब कांशीराम और चंद्रशेखर रावण के सपनों को जिंदा रखो, क्योंकि जिस दिन बहुजन समाज ठान लेगा उस दिन भारत का इतिहास बदल जाएगा। आजाद की आवाज सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि एक गड़गड़ाहट थी। सत्ता में बैठे लोगों को आईना दिखा दिया गया। जब उन्होंने मोदी, शाह और योगी से सवाल किए तो ये सवाल केवल बहुजन समाज के लिए नहीं थे, ये सवाल लोकतंत्र की जड़ों को हिला देने वाले थे। सभापति तक बोले, चंद्रशेखर, आपने बहुत सटीक सवाल उठाए हैं। सोचिए, सत्ता की चौखट पर खड़े होकर अगर एक बहुजन नेता की आवाज सभापति तक को हिला देती है तो इसका मतलब है कि अब बहुजन समाज की ताकत को दबाना आसान नहीं है। भीम आर्मी का यह संघर्ष अब सड़क तक सीमित नहीं है, यह संसद तक पहुंच चुका है। और जब संसद में बहुजन की आवाज गूंजेगी
तो सत्ता में खड़े लोग डरेंगे। मायावती का संघर्ष और चंद्रशेखर रावण की जुझारू सोच अगर जोड़ दी जाए तो सत्ता की पूरी तस्वीर बदल सकती है। यही वजह है कि लोग कहते हैं बहुजन एकजुट हो जाएं तो दिल्ली की गद्दी सिर्फ बहुजन का हक होगी। आज सवाल केवल इतना है, क्या हम एकजुट हैं? क्या हम बाबा साहब की दी हुई सीख को समझकर अपनी ताकत पहचान रहे हैं? याद रखो, सत्ता का सिंहासन किसी जातिवादी ताकत की जागीर नहीं है, वो जनता का है और जनता में सबसे बड़ा हिस्सा बहुजन समाज का है। अब वक्त है आवाज उठाने का, संगठित होने का और ये दिखाने का कि जब बहुजन खड़ा होता है तो पूरी व्यवस्था झुक जाती है। दोस्तों, ये केवल एक दिन का संघर्ष नहीं था, ये वो पल था जब संसद ने महसूस किया कि बहुजन समाज अब चुप नहीं बैठेगा। ये वो क्षण था जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद की चौखट पर खड़ा दिखाया गया। चंद्रशेखर आजाद रावण ने साबित कर दिया कि संसद सिर्फ सत्ता की जागीर नहीं है, बल्कि जनता का मंदिर है। आज बहुजन समाज के बच्चे और युवा जान गए हैं कि उनकी आवाज सुनाई जा सकती है, उनकी उम्मीदें वास्तविक बन सकती हैं। और ये सब संभव हुआ क्योंकि एक नौजवान नेता ने साहस दिखाया, जिसने डर और बाधाओं को पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, यही वो प्रेरणा है, यही वो संदेश है। अगर बहुजन समाज जाग जाएगा, अगर हम एकजुट हो जाएंगे, तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। आज से हर बहुजन को ये समझना होगा कि उनका हक उनकी आवाज में है, उनका सम्मान उनके संघर्ष में है और उनका भविष्य उनके एकजुट होने में है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने संसद में केवल सवाल नहीं उठाए, उन्होंने पीड़ा को शब्दों में ढाला, उम्मीद को आवाज दी और न्याय के लिए क्रांति की चिंगारी जलाई। और यही संदेश हम सभी को आज भी प्रेरित करता है। चुप बैठने का समय खत्म हुआ है, आवाज उठाने का समय है, संघर्ष का समय है। अब वक्त है बहुजन समाज को अपनी ताकत दिखाने का, अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का और लोकतंत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का। क्योंकि जिस दिन बहुजन समाज ने ठान लिया, उस दिन भारत का इतिहास बदल जाएगा। ये वो समय था जब चंद्रशेखर आजाद रावण ने साबित कर दिया कि बहुजन समाज की ताकत को दबाया नहीं जा सकता। उनके शब्दों की आग संसद में गूंजी और देश भर में बहुजन समाज के दिलों में एक नई चेतना की लहर दौड़ गई। संसद का माहौल सामान्यतः गंभीर और औपचारिक होता है, लेकिन उस दिन जो हुआ वो इतिहास का हिस्सा बन गया। जब चंद्रशेखर आजाद खड़े हुए तो उनकी आंखों में साहस, आक्रोश और उम्मीद का संगम दिखाई दे रहा था। उनके कदम न केवल संसद की मंजिल तक पहुंचे, बल्कि उन लोगों तक भी पहुंचे जो वर्षों से अपने हक और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले कहा, देश में लोकतंत्र का बड़ा ढांचा है, लेकिन क्या लोकतंत्र का लाभ उन लोगों तक पहुंचा है जो सबसे वंचित हैं? क्या बहुजन समाज के युवाओं को समान अवसर मिल रहे हैं? क्या उनकी बेटियां सुरक्षित हैं? क्या उनके अधिकार सशक्त हैं? ये सवाल संसद में बैठे नेताओं के लिए नए और चुनौतीपूर्ण थे। सत्ता के बड़े चेहरों ने सोचा भी नहीं था कि कोई इन सवालों को इतनी स्पष्टता और ताकत के साथ उठाएगा। चंद्रशेखर के शब्द केवल सवाल नहीं थे, ये सैकड़ों वर्षों की पीड़ा, संघर्ष और अधिकारों की पुकार थे। प्रधानमंत्री के सामने उनका पहला सवाल था, आप बार बार विकास की बात करते हैं, लेकिन बताइए ये विकास किनके लिए है? जब दलित बच्चों के स्कूल बंद हैं, बहुजन युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और बेटियों की सुरक्षा खतरे में है, तो ये विकास किसके लिए है? पूरा सदन शांत हो गया। विपक्ष की बेंच से तालियों की गड़गड़ाहट उठी, सत्ता पक्ष के चेहरे गंभीर हो गए। ये सवाल केवल व्यक्तिगत नहीं था, ये सवाल पूरे बहुजन समाज के दिल की आवाज था। गृहमंत्री की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, आप कानून और व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि देश के गांवों में दलितों पर अत्याचार क्यों नहीं रुकते? क्यों हर महीने अखबारों में खबरें आती हैं कि किसी बहुजन को उसकी जाति के कारण अपमानित किया गया या मार दिया गया? इस सवाल ने पूरे सदन को हिला दिया। गृहमंत्री की बेंच पर बैठे लोग जवाब देने में असहज दिखे। विपक्ष ने तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल को और भी जीवंत बना दिया। फिर चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री की ओर देखा। मुख्यमंत्री जी, आप धर्म और संस्कृति की बातें करते हैं, आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी दलित बच्चों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता। बहुजन समाज के युवा जातिवाद और भेदभाव का सामना कर रहे हैं। क्या यही सबका विकास है? इतना कहते ही पूरे सदन में शांति छा गई। सत्ता पक्ष की बेंच पर कोई विरोध नहीं कर सका। विपक्षी सदस्य तालियों से समर्थन कर रहे थे। सभापति ने मुस्कुराते हुए कहा, ये असली जनप्रतिनिधि हैं, उनकी आवाज हर भारतीय के दिल में गूंजती है। दोस्तों, ये दिन संसद के इतिहास में ऐसा क्षण बन गया जब बहुजन समाज की आवाज पहली बार इतनी ताकत से गूंजी। चंद्रशेखर के हर सवाल में पीड़ा थी, हर शब्द में क्रांति का संदेश था। उन्होंने कहा, हम वोट देने के लिए बराबर हैं, तो हक मांगने के लिए क्यों बराबर नहीं? अगर एक दलित बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बनना चाहता है, तो उसके रास्ते में जातिवाद की दीवार क्यों खड़ी की जाती है? सभा में बैठे सांसद चुप थे, लेकिन उनके चेहरे बता रहे थे कि सवाल दिल पर लगे हैं। सत्ता पक्ष ने बीच में टोका, लेकिन माहौल इतना भारी था कि कोई आगे नहीं बढ़ सका। सभा के बाहर पत्रकार कह रहे थे, आज संसद में तूफान आया है। ये तूफान किसी बड़े परिवार या राजनीतिक घराने से नहीं, बल्कि उस समाज से आया है जिसे हमेशा दबाने की कोशिश की गई। चंद्रशेखर ने आगे कहा,
मैं यहाँ किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी कुर्सी के लिए नहीं, सिर्फ उन करोड़ों बहुजन समाज के लिए खड़ा हूँ जो न्याय की उम्मीद में जी रहे हैं। उनकी आवाज़ में न केवल सवाल थे, बल्कि संघर्ष की लहरें, पीड़ा की गूंज और न्याय की पुकार थी। तालियां फिर से गूंज उठीं। सभापति ने सिर झुकाकर गंभीरता दिखाई और कहा, चंद्रशेखर जी, संसद को आपकी आवाज़ की ज़रूरत थी। चंद्रशेखर ने कहा, प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं कि देश बदल रहा है, लेकिन किसका देश बदल रहा है? क्या उस किसान का जो खेत में पसीना बहाता है लेकिन आत्महत्या करने को मजबूर है? क्या उस दलित नौजवान का जो लाख कोशिशों के बावजूद इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाता? क्या उस बहन का जिसकी इज्जत लूटी जाती है और थाने में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती?